जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और आज हम साथियों संविधान की क्लासेस देखेंगे। आपको पता है इसके पहले हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, तो भारतीय इतिहास पढ़ा दिया है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद हमने आंदोलन करवा दिया है। आंदोलन के बाद आपको अर्थव्यवस्था पूरा करा दिया है मेरे दोस्तों। फिर अब दोस्तों हम संविधान के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों संविधान की क्लासेस। उसके पहले आपको बता दें कि देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। ज्ञान RBL की प्लेलिस्ट पे जैसे जाएंगे वहाँ पर देखिए ये UPSSC पेट 2025 क्लासेस के नाम से आपको ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट। यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और आपको पता आपके UPSI की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। इसके लिए स्टैटिक GK की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं और भी क्लासेस UPSI के लिए भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। करंट अफेयर कर लीजिए, ठीक है। UPSI के लिए संविधान भी हमने 11 क्लासेस दी थी, इसके आगे भी बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों जिनको चाहिए PDF वगैरह, हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए प्ले स्टोर पर जाइए या फिर डायरेक्ट दोस्तों लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे दोस्तों जाइएगा ई बुक वाले कॉलम में, जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे आप देखेंगे, देखिए पेड का पूरा दोस्तों PDF बैच है। इसमें 8 तरह के चैप्टर्स सब्जेक्ट्स का आपको PDF मिल जाएगा 111 रुपये में। इन्हें आप परचेज करने के बाद प्रिंट भी करवा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। UPSI के लिए देखिए आपको जनहित याचिका PDF मात्र 25 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। ये कंप्यूटर की ई बुक है। और देखिए हिंदी की ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल अपडेटेड है दोस्तों, 50 रुपये मिल जाएगी। और दोस्तों UPSI UP पुलिस के लिए आपको ये स्टैटिक GK ई बुक मिल जाएगी 99 रुपीज़ में। देखिए सभी ई बुक्स आप परचेज करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा इतिहास की, संपूर्ण भूगोल की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगे। और दोस्तों ये स्टैटिक GK की ई बुक है 99 रुपीज़ में। इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे UPSI UP पुलिस के लिए, तो जा करके परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम देखते हैं, आज से हम संविधान जो शुरू कर रहे हैं, संविधान का पहला पार्ट होगा। देखिए अमूमन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहीं आपके भाग 1 से शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ें छोड़ देते हैं। मगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब तक आप देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको बेसिक से लेकर के चलिए। यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, मतलब कि जैसे आप आए हैं इस दुनिया में तो किस तरह आए हो, किस तरह से जन्म लिया होगा। अब आपके सीधे हम स्टोरी बता देंगे 18 साल के बाद आपने नौकरी पा ली, ठीक है। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति नौकरी पाता, जॉब पाता, तो आप उसके जॉब से मत देखिए, उसके संघर्षों को देखिए कि वो किस तरीके से इस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों मैं भी शुरुआत करूँगा एकदम शुरुआत से कि हमारा संविधान आखिरकार आया कैसे, बना कैसे, कहाँ से क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से लेके वो चलेंगे। और यहाँ से भी आपके UPSI में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादातर लोगों को शेयर करिएगा, ये मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत लगती है तो व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। ये सभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, यानी जो भारत का संविधान बना उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, क्या आएगा कि साथियों हमारा जो भारत था उसमें 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की एक कंपनी आती है। क्या दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आते हैं। देखिए भारत बहुत ही धनी देश था, सोने चिड़िया थी दोस्तों। यहाँ पे मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो दोस्तों अंग्रेज जो आते हैं वो व्यापार करने आते हैं। 1600 में दोस्तों इनकी फैक्ट्री लग जाती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती कहाँ से आती है, ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से। अब दोस्तों आपको बता दें कि इनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। आपको याद रखना है कि उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम होती हैं। इनके चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दोस्तों किसने दिया, वहाँ की महारानी, ब्रिटिश की महारानी किसने, एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। देखिए ये जो चार्टर है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि यहीं से दोस्तों आप देखेंगे तो थोड़ा वो झलक दिख रही होगी संविधान की ना, मतलब इनको थोड़ा सा अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। चलिए
अब दोस्तों मेन चीज़ क्या होता है, यहाँ से याद रखेंगे कि 1764 में बक्सर युद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों 1765 में आपके इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में देखिए जब युद्ध जीतते या हारते हैं उसके बाद दोस्तों एक संधि की जाती है। भैया जो हारता है ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वही हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद दोस्तों जस्ट एक साल बाद क्या होता है, संधि होती, इलाहाबाद में संधि होती है दोस्तों, इसलिए इलाहाबाद की संधि कहते हैं किसमें, 1765 में। इसमें कौन कौन होता है दोस्तों युद्ध में, तो आपको बता दें इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन होते हैं, हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। देखिए अंग्रेज की तरफ से कौन होंगे, हेक्टर मुनरो। और दोस्तों मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय दोस्तों मुगल बादशाह था। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज अकेले था जिसका दोस्तों नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए तो साथ याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब दोस्तों ये सभी लोग हार जाते हैं अंग्रेजों से तो होता क्या है, कंपनी जिसका कार्य केवल व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित था, यानी जो आपकी कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो केवल दोस्तों अभी इसके पास कौन से अधिकार थे, केवल व्यापार करती थी। एक व्यापारी थी भाई, वस्तु देती थी, पैसे लेती थी। ठीक है, परंतु दोस्तों 1765 यानी कि जब ये इलाहाबाद की संधि होती है, यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं, ये तीनों लोग हार जाते हैं दोस्तों, तब 1765 जो संधि होती है उसमें क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामले, दीवानी क्या होते हैं, राजस्व व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती, यानी कि दोस्तों पहली बार 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक उद्देश्य से वो आगे निकल गई और दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी में यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी संबंधी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, यानी राजस्व यानी पैसे वसूलने की, दीवानी। ठीक है, ये दोनों अधिकार इसने प्राप्त कर लिए। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कंपनी का क्षेत्रीय शक्तियां यहाँ से बढ़नी प्रारंभ हो गई और यहीं से दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि हम इन पर अधिकार करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों होता क्या है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, यानी कि यहाँ से शुरू होता है दोस्तों और 1858 तक 1857 क्रांति होती है उसके जस्ट बाद तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। मगर दोस्तों उसके बाद जब 1857 में बहुत बड़ी क्रांति होती है तो दोस्तों इंग्लैंड की जो महारानी होती है उनको समझ में आता दोस्तों अब भारत को संभालना कंपनी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो 1858 ईस्वी तक दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। फिर दोस्तों ब्रिटेन की संसद विभिन्न प्रकार के कानून अथवा आदेश पारित, ठीक है, आदेश पत्र जारी करके कंपनी द्वारा शासन पर नियंत्रण रखती थी। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। यानी कि दोस्तों क्या होता था कि देखिए अभी क्या था 1857 तक, ठीक है, यानी 1858 के पहले तक क्या होती थी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, है ना, ब्रिटिश कंपनी शासन करती थी भारत में और उसको निर्देशित कौन करता था, कुछ न्याय कौन बताता था कि भाई ये करना वो करना कैसे करना, वो ब्रिटिश की संसद द्वारा डिसाइड किया था कि कंपनी जो चला रही है भारत में शासन वो कैसे इसको चलाएगी। और इन्हीं से दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों ये क्या भेजते थे, कुछ एक्ट भेजते थे। इसे ही दोस्तों इसी से हमारे देश का संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए कि कैसे हुआ। यानी मेन जो मुद्दा था दोस्तों वो आपका 1764 का बक्सर का युद्ध, ये मील का पत्थर साबित हुआ था इस चीज़ों में। ठीक है, 1765 में क्या होता है, ठीक है, जो आपकी इलाहाबाद संधि होती है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और फिर दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती है और उसको दोस्तों संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा कुछ कानून भेजे जाते थे, ठीक है, जिसको आदेश पत्र कह सकते हैं, कंपनी को शासन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत में जो संवैधानिक विकास हो 2 तरीके से हुआ। कैसे कैसे हुआ, एक तो दोस्तों सीधा कंपनी इस पर शासन करती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 1857 तक जब तक क्रांति नहीं होती वो दोस्तों इस पर अधिकार किसका था, मतलब कौन दोस्तों शासन कर रहा था उस समय, तो उस समय दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। और इस पर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप नहीं चला रही थी दोस्तों, ब्रिटेन के संसद से यहाँ चीज़ें भेजी जाती थी, जैसे एक्ट आते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता था, एक रेगुलेटिंग एक्ट है ना, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, फिर 1786 का अधिनियम आया, फिर चार्टर एक्ट आने लगे 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, है ना, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये साथियों किसके अंतर्गत आए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते थे, कहाँ से, ब्रिटिश संसद से।
ठीक है। अब दोस्तों 1757 में क्या होता है, क्रांति होती है। उसके बाद पूरा इंग्लैंड हिल जाता है कि भैया अब तो भारत वाले क्या हो रहे हैं, हमारे हाथ से बाहर हो रहे हैं। फिर दोस्तों तो वहाँ की जो ब्रिटिश क्राउन थी, है ना, महारानी थी, उन्होंने कहा अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यहाँ पर का मतलब शासन नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट अपना प्रभाव समझेंगे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चीज़ें चलेंगी। वो 1858 से लेकर के जब तक हम आज़ाद नहीं जाते दोस्तों तब तक चलता है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये सारे अधिनियम भेजे जाते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और राष्ट्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो साथियों हम पहले देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो 1600 से लेकर के 1858 तक शासन रहा, इसमें दोस्तों पहला जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए दोस्तों इनके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि इस समय यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, तो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, क्या, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में इसे पारित किया गया। किस सिफारिश पर, तो गोपनीय समिति की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी से पूछा गया। उस समय दोस्तों जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय दोस्तों तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो नॉर्थ थे, क्या, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों एक गोपनीय समिति की सिफारिश की गई थी जिसे 1773 के एक्ट द्वारा पारित किया गया। ठीक है, चलिए इसमें था क्या दोस्तों, 1773 एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, यानी जनरल शब्द और जोड़ दिया गया कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस तरीके से प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों ये देखिए, ये यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, और यूपी SSSC पेट 2021 में पूछा गया कि बंगाल का, देखिए भारत का नहीं, अभी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य, 4 अन्य सदस्य भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 अन्य सदस्य शामिल थे, जिसमें से दोस्तों पहले कौन से थे, दोस्तों 4 अन्य सदस्य कौन थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल, है ना। देखिए ये आपके SSC GD 2017 के पेपर में पूछा गया। और इसी दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, देखिए 1773 एक्ट के तहत 1774 में यानी एक साल बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में। कब की गई, 1774 में। किस एक्ट के तहत, 1773 एक्ट के तहत, यानी एक साल पहले एक्ट आया था, उसमें कहा गया था काम कब शुरू होगा, 1774 में, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के दौरान उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर देगा। यानी जो उच्चतम न्यायालय था और सदर न्यायालय था, इसका विलय किसमें मिला दिया, किसमें, उच्च न्यायालय मिला गया। ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। जो दोस्तों आपको बताया हमने कि जो ये उच्चतम न्यायालय था, इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, इसका नाम पूछा गया था आपके यूपीएसआई 2021 में। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे यानी कि 1+3 थे, यानी टोटल 4 न्यायाधीश थे। तो 3 अन्य न्यायाधीश थे, उसमें चैम्बर्स था, लिमेस्टर था, वह जॉन हाइड थे। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, इसी 73 में क्या कहा गया कि भैया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि कोई भी कंपनी के कर्मचारी हो, वो निजी अपना खुद का व्यापार नहीं खोलेगा, वो कंपनी ही व्यापार करेगी, उसी का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा नहीं कि भैया हम अपना खुद का व्यापार कर ले, और भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेगा या ना रिश्वत लेगा, कि नहीं भारतीय लोग उपहार देकर रिश्वत लेकर दोस्तों कंपनी में कुछ गलत काम करवा ले, ऐसा उसने प्रतिबंधित किया गया था। तो दोस्तों इसमें, इस एक्ट में आपको याद रखना कि पहली चीज क्या है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कहा गया, और पहला कौन हो गए, वारेन हेस्टिंग। और इसमें दोस्तों 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई जिसके सदस्य दोस्तों फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल थे। और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें दोस्तों 3 अन्य सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे, तो सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश हो गए, और 3 जो अन्य सदस्य थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर व जॉन हाइड थे। ठीक है, ये चीज़ें रख रहे हैं। और इसी में दोस्तों निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत देना मना था।
चलिए अब दोस्तों 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। दोस्तों ये क्या था, तो 1773 में जो कमियां थी दोस्तों, इस 1773 वाले एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आपसे पूछेगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाएगा, तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाएगा। ठीक, बस इतना से याद रखना इससे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया था। दोस्तों ये आपके एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन कौन से हो गए, एक हो गया वाणिज्यिक कार्य जिसका दोस्तों कौन कंट्रोल करता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स करेगा कंट्रोल, और दूसरा राजनीतिक कार्य, यानी एक व्यापार करेगा, दो भागों में बांटा गया कंपनी कार को, एक भाग क्या करेगा, व्यापार करेगा, व्यापार संबंधी काम करेगा, और दूसरा राजनीति करेगा। ठीक है, तो राजनीतिक कार्य कौन करेगा, इसके लिए दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि जब इसी में दोस्तों 1784 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अभी आपको 1773 वाले एक्ट में हमने बताया था कि गवर्नर की परिषद बनाई गई जिसमें दोस्तों 4 सदस्य थे, उसको एक कम करके 3 कर दिया गया 1784 के एक्ट में। और साथियों मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर की शक्तियों को भी रद्द कर दिया गया, कब, 1784 के एक्ट में। चलिए इसमें दोस्तों बस यही याद करने वाली चीज है कि दोस्तों इसको दो भागों में बांट दिया, इसके कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। क्या क्या गया कि दोस्तों कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। पहला वाणिज्यिक कार्य कौन संभालेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, और दूसरा राजनीतिक कार्य जिसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। चलिए अब 1786 का अधिनियम देखते हैं। इसमें क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। दोस्तों जो परिषद बनाया गया था, यदि परिषद आप देख सकते हैं, गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि वो विशेष परिस्थितियों में दोस्तों, यानी कि विशेष परिस्थितियों में उसके निर्णय को जो परिषद निर्णय देगा उसको भी रद्द कर सकते हैं, यानी कि रिट वाला कार्यक्रम किया गया। ठीक है, चलिए और तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान कर दी गई। जैसे अभी दोस्तों प्रधान सेनापति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। वैसे दोस्तों यानी सेना पर भी गवर्नर जनरल का पूरी तरीके से अधिकार होगा, यानी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां कब प्रदान की गई, 1786 के अधिनियम द्वारा। चलिए अब 1793 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट। अब यहाँ से चार्टर एक्ट शुरू हो गया दोस्तों, 20-20 साल के लिए आते थे, यानी 20-20 साल तक दोस्तों कंपनी को मतलब व्यापार करने के अधिकार मिलते थे, समझिएगा। इसके द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 वर्ष तक और अधिकार कर मतलब व्यापार कर सकते हैं, ठीक, कंपनी। ठीक है, इसके द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे और उनके कर्मचारी थे उनको दोस्तों जो सैलरी दी जाएगी वो भारतीय राजस्व से ही दी जाएगी। किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत दोस्तों 20 साल का एक अधिकार दिया गया। अब देखिए 20 साल बाद क्या होगा, तो दोस्तों 1813 आ जाएगा ना, 20 साल जोड़ेंगे 1793 के बाद 1813 आ जाएगा, तो 1813 का देखते हैं। फिर दोस्तों 1833 आएगा, यानी 20-20 साल पे लगभग आने शुरू हो गए थे चार्टर एक्ट। चलिए अब दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई और ROAR में पूछा गया 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके दोस्तों कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया, यानी कंपनी अब और कोई व्यापार मतलब एकाधिकार वाला व्यापार नहीं करेगी, केवल दोस्तों चीन के साथ व्यापार कर सकता और चाय का व्यापार, चीन मतलब चीन देश के साथ व्यापार करेगा और चाय के साथ। कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर दोस्तों कंपनी के एक व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया, यानी कि अब इसके अलावा भी लोग कर सकते हैं। चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, ये किसके तहत, 1813 के तहत। याद रखेंगे 1813 के तहत चीन और चाय का चीन के साथ और चाय का व्यापार शुरू रहा। ठीक है, ये यूपीएसआई और ROAR में पूछा गया। और दोस्तों इसी में कहा गया, क्या कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे, ये कहा गया था। ये आपके यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था। किस एक्ट में कहा गया, 1813 के चार्टर एक्ट में। यहाँ दोस्तों प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा का विवाद शुरू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई, यानी कि आप भारत आइए, ईसाइयों के जो मिशनरी होते हैं, मिशनरी का होता है जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कि ये आप हिंदू धर्म क्या है, बुरा है, ये धर्म ये ऐसा है, आप ईसाई बन जाइए, है ना, वैसी चीज़ें। यानी कि ईसाई मिशनरियों को दोस्तों भारत में प्रवेश दिया गया कि आइए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए और यहाँ के लोगों को ईसाई बनाइए। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों आता है 1833 का, यानी कि 20 साल बीतेंगे 1833 आएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो दोस्तों चाय और चीन के साथ व्यापार था 1813 में, उसे भी समाप्त कर दिया। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार का भी अंत कब किया गया? तो 1833 में। देखिए चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कब तक था? 1813 में था। 1833 में ये भी बंद कर दिया गया दोस्तों। ये आपके यूपीएससी वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए बंगाल का अभी तक क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ना पहला। और दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी जो बंगाल शब्द था उसे हटा के भारत जोड़ देगा, यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, तो इस तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया। यार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और दोस्तों 1833 के एक्ट द्वारा गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। एक विधि सदस्य यानी कि विधि का नॉलेज वाला। और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं भारत में। ये यूपीएससी में पूछा गया। विधि सदस्य कब जोड़ा गया? 1833 में ही जोड़ा गया दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रथम विधि सदस्य जोड़ा गया, कौन होंगे? लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल को विधि आयोग बनाने का अधिकार दिया गया, यानी विधि आयोग बना सकते हैं दोस्तों। तथा मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया गया। दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए इसी में दोस्तों प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए विलियम बेंटिंक ने मैकाले को सौंपा, जिसे दोस्तों शिक्षा का फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा छन छन के जाएगी, फिल्टर होकर जाएगी। यानी कि आप क्या करिए दोस्तों कि बड़े लोगों को पढ़ा दीजिए दोस्तों, वो छोटों को धीरे धीरे करके वो फैलती हो जाएगी, छनते हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे जो 1833 का चार्टर एक्ट है ना, इसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खुली प्रतियोगिता मतलब दोस्तों अभी हम लोग कंपटीशन कहते हैं ना, वो चीज़ों का आयोजन किया गया। और यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा कि 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया। चलिए चार्टर एक्ट 1853 देखते हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो कंपनी के भारतीय प्रदेश एवं राजस्व को ब्रिटिश क्राउन के न्याय ट्रस्ट के रूप में कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के भारतीय प्रदेश और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन के न्याय ट्रस्ट के रूप में कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को बांट देगा, यानी विधायी संबंधी कार्य और प्रशासनिक संबंधी कार्यों को बांट देगा। और प्रथम बार विधान परिषद की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में दोस्तों विधान परिषद की स्थापना की गई। और इसके द्वारा दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। अभी दोस्तों देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दोस्तों उसके आदेश किसमें मिले थे? देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों सिविल सेवकों के लिए दोस्तों चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। जो विधि सदस्य बनाया गया था लॉर्ड मैकाले पहला, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और याद रखेगा इसके द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। ये दोस्तों बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, कितने? 24 से घटा करके 18 कर दी गई। कुछ चीज़ें नोट्स करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में सिविल सेवक जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वही दोस्तों जिनका मकबरा हमारे उत्तर प्रदेश गाजीपुर में, एकमात्र अंग्रेज जिनका मकबरा दोस्तों यहीं रह गया है, जिनकी समाधि भारत में रह गई, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिन्हें हम सिविल सेवा का जनक कहते हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, वही डलहौजी जिन्होंने दोस्तों रेलवे सेवा, तार सेवा शुरू की थी, हड़प नीति अपनाई थी। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा जनक कौन होंगे? लॉर्ड मैकाले। भारत के प्रथम आईसीएस कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गए। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी हो गई। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? अन्ना रजम मल्होत्रा। और भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला आईएएस कौन है? तो प्रांजल पाटिल है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो साथियों जो आज का ये वीडियो था
आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए इसके बाद हम दोस्तों 1857 क्रांति होगी, है ना। अब उसके अगले पार्ट में दोस्तों जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएंगे सारी चीज़ें, उनको हम पढ़ेंगे। उसके पहले बताया था कि साथियों जब 1857 क्रांति होती है उसके बाद ब्रिटिश जो संसद था वो एकदम से दोस्तों क्या बोलते हैं, ऐसा उनको लगता है कि अब हमारे हाथ से भारतीय चले जाएंगे, तो डायरेक्ट शासन करने लगते क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, पहले क्या कंपनी शासन करती थी, ब्रिटिश संसद आदेश देते थे, अब डायरेक्ट दोस्तों कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा 1858 से। फिर उनके तहत दोस्तों अधिनियम आने शुरू होते। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखिए साथियों, ये हमने बताया था कि भारत में संवैधानिक विकास दो भागों में, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपको पता 1600 ईस्वी में आती है, और 1857 तक जब तक क्रांति नहीं होती तब तक दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करती है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये सारे चार्टर एक्ट आते हैं। इनको हमने कल पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे। तो साथियों ये 1858 से लेकर दोस्तों जब तक हमारा देश आज़ाद होता है तब तक चलता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे अधिनियम हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं 1857 के बाद पहला जो भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, वो होता है भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी, उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया था। ठीक है, तो याद रखेगा, आपसे पूछ सकता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हम किस शासन अधिनियम को बोलते हैं, तो 1858 के। याद रखेंगे, इसे महारानी विक्टोरिया का हम घोषणा पत्र भी कहते हैं, और इसे 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। क्योंकि दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के कौन थे, वायसराय थे। तो याद रखेंगे दोस्तों कि उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा पढ़ा गया, जो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आया, जिसे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, उसे किसके द्वारा पढ़ा गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहाँ बैठकर, तो प्रयागराज में बैठकर। ठीक है, याद रखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश क्राउन का शासन किया गया। हमने बताया दोस्तों कि 1857 तक दोस्तों कंपनी का शासन था, उसके बाद 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आता है फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन होता है। दोस्तों देखिए यही सेम क्वेश्चन आपके पेट 2022 में और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, याद रखना कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी से शासन छीन के ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्ट शासन किया गया, तो आपको बताना है 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। ठीक है, चलिए, इसके द्वारा ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथों में लिया। बिल्कुल सही, हमने बताया कि ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथों में लिया। ये SSC GD 2019 में पूछा गया। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, आपको हमने बताया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। कब, 1858 अधिनियम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत के गवर्नर जनरल का पद कब भारत का वायसराय कर दिया गया, तो 1858 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, और इसी तरीके से भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, जिनके द्वारा दोस्तों ये आपका 1858 का अधिनियम पढ़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के द्वारा जो 1858 का अधिनियम था, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। आपसे पूछेगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन कब किया गया, तो 1858 अधिनियम के तहत। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके द्वारा भारत सचिव का पद सृजन किया गया, यानी भारत सचिव का पद भी बनाया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियां निहित थी। दोस्तों ये BPSC में पूछा गया 2011 में। भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो 1858 के तहत। और भारत सचिव की सहायता के लिए दोस्तों 15 सदस्यीय भारत परिषद की भी स्थापना की गई, यानी इसकी सहायता के लिए देखिए भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। सिंपल सी बात यह है कि भारत सचिव की सहायता के लिए क्या करा गया, भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। ठीक है,
चलिए, तो ये हम 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब दोस्तों आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। याद रखिएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। ठीक है, देखिए समझिएगा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जो अध्यादेश देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भी जारी करता और कौन करता है? राज्यपाल भी करता। आप सभी बताएंगे किस आर्टिकल के तहत कौन अध्यादेश जारी करता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया? 1861 में, जो कि आपातकाल में भी 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का कब आदेश दिया गया? 1861 में। ठीक है, 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का भी शुरू कर दिया गया। ठीक है कि भैया अब आपको वायसराय को एक शक्ति मिल गई जो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है कि दोस्तों वो चीज़ें 6 माह तक लागू, जिसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो मैं आगे बात करूंगा जब मैं अध्यादेश पर पहुंचूंगा। ठीक है, चलिए, भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ना अभी चल रही है, इसकी शुरुआत 1861 में। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपसे विभागीय प्रणाली पूछे, पोर्टफोलियो सिस्टम पूछे या फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली पूछे, तीनों का मतलब एक ही है। कब शुरू हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून निर्माण का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया गया। किसकी? विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को भी शामिल किया। दोस्तों याद रखेंगे, इनके नाम पूछाते हैं कि विधान परिषद में 3 भारतीय कौन कौन से थे? तो एक बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे, दूसरे पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे, और तीसरे सर दिनकर राव थे। कौन थे? सर दिनकर राव। याद रखेंगे दोस्तों, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये पोर्टफोलियो वाला पूछाता है, अध्यादेश पूछाता। अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर इसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हो, वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। दोस्तों याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हम डायरेक्ट वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो क्या है? अप्रत्यक्ष है ना। तो वैसे दोस्तों चुनाव की शुरुआत की गई, जैसे गैर सरकारी सदस्य को चुनना, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल में दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। आपसे पूछेगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक, 92 में क्या हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। याद रखिएगा। और मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार के लिए, देखिए यूपीपीएससी से पूछा गया कि भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में क्या दो विधान परिषद में 3 सदस्य थे ना, आपको पता है भारतीय सदस्य थे, अभी आगे पढ़े हैं। ठीक है, तो भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु दोस्तों मतदान नहीं कर सकते थे भारतीय। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, तो ये चीजें याद रखेंगे। भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने का, यानी उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ठीक है, ये कब? 1892 में दिया गया। मगर दोस्तों बजट में बहस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मगर दोस्तों वोट नहीं कर सकते। अभी वोट करने का अधिकार विधान परिषद में भारतीयों को नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की गई। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों 1909 था। देखिए, अब 1909 और 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 आ गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये यूपीएससी में पूछा गया था कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम किस अधिनियम को जानते हैं? तो भारत परिषद अधिनियम। अब क्यों कहते हैं, तो ये भी रीजन समझिए। देखिए, उस समय लॉर्ड मार्ले दोस्तों इंग्लैंड के में भारत के सचिव थे। ठीक है, मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। और मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय थे। देखिए 1909 में जब भारत परिषद अधिनियम आया, उस समय मिंटो भारत के वायसराय थे, और भारत के सचिव इंग्लैंड में कौन थे? मार्ले, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? तो 1892 के एक्ट में सुधार एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। दोस्तों क्रांतिकारी बहुत ज्यादा दोस्तों राष्ट्रवाद बढ़ रहा था भारत में। ठीक है, उसको दबाना था।
ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक रूप से, कि मुस्लिमों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग ना, सांप्रदायिक समझिएगा, यानी झगड़ा लगाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों फूट डालने के लिए, भैया अब आपस में मुस्लिम हिंदू ये सब लड़ेंगे। ठीक है, तो एमपीपीसी से पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1909 में। ठीक है, मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। भैया आप मुस्लिम है तो मुस्लिम वोट देंगे ना, ये चीजें मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट करेगा, इस तरह मतलब यहाँ आप समझिए कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी। ठीक है, समझिएगा कि आप लोगों के लिए अलग निर्वाचन दे दिया गया। अब भाई देखिए है ना, यानी अंग्रेज का दिमाग देखिए। आप याद रखेंगे कि इसी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। इसी समय मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार को हम और किस नाम जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, इसलिए इसको हम जनक कहते हैं। और फूट डालो शासन करो नीति को भी जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। भाई ये फूट तो डाला कि मुस्लिम अलग वोटिंग करेंगे, है ना, हिंदू अलग करेंगे, सिख अलग, मतलब कि ये सांप्रदायिक तरीके से बांट देना, कि देश को अगर तोड़ना हो दोस्तों हिंदू मुस्लिम, है ना, इनमें तोड़ दीजिए। और ये चीज अंग्रेज अलग से जानते थे। ठीक है, चलिए यहीं पर दोस्तों एक चीज रखेंगे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। यार रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसमें दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले दोस्तों भारतीय सदस्य बने थे। यार रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया। और भारत परिषद में 2 सदस्य केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को भी नियुक्त किया गया। किसके तहत दोस्तों? तो याद रखिएगा 1909 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट 1909 का क्या है? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर दोस्तों मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 1919 के बारे में देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ये क्या कहता है? तो दोस्तों जैसे हमने मार्ले मिंटो सुधार 1909 देखा, इसे हम दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। देखिए ये आप याद रखें, यूपीएससी में पूछा गया, एसएससी जीडी में पूछा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते थे, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम जानते। क्यों? हमने बताया था कि इस समय दोस्तों मॉन्टेग्यू इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हो गए। तो 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। दोस्तों ये आपके यूपीएससी में पूछा गया कि किसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है दोस्तों। तो ये चीजें किस में दर्शाया गया? 1919 में। ठीक है, और पहली बार दोस्तों उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे, पहली बार दोस्तों भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द कौन सा था? उत्तरदायी शासन। ठीक है, इसीलिए इसको उत्तरदायी शासन, उदार तानाशाही कहते हैं। नहीं क्या समझ गए? तो प्रथम बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1919 में। और याद रखें, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। देखिए ये आपके यूपीएससी 17 और यूपीपीएससी से पूछा गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कब की गई? तो 1919 में। कौन से 2 सदन थे? तो आपको बता दें कि एक राज्य परिषद था जिसको हम उच्च सदन, जिसमें 60 सदस्य थे। एक केंद्रीय विधानसभा था जिसमें निम्न सदन कहते हैं, इसमें 144 सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई तथा महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, यानी महिलाएं भी वोट डालेंगी। ये 1919 में शुरू किया गया। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन, अभी हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखा था, यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कब? 1919 में शुरू है दोस्तों। याद रखेगा, एक एक चीज आप समझिएगा। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 के तहत। ठीक है, याद रखेगा कि देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार की व्यवस्था की गई। यानी सबको प्रत्यक्ष चुनाव मतलब प्रत्यक्ष वोट देने का नहीं मिला था, मगर कुछ लोगों को जिनके पास संपत्ति या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे थे या फिर कर देते थे, उनको दिया गया अधिकार। ठीक है, चलिए और इसमें देखते दोस्तों कि इसके द्वारा भारतीय रियासतों के लिए
120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हम नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, जिसको हम नरेंद्र मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके द्वारा भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल कहते हैं, की व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया। ये आपके यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया। इसी के द्वारा दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यार कहेंगे 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, और इसी के द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया। जैसे आप देखते हैं आज एक देश का बजट पास होता है और हर राज्यों का अलग अलग बजट पास होता है, वो दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले केंद्रीय बजट एक ही बजट होता था पूरे देश का, अब दोस्तों राज्यों का अलग बजट होता है, केंद्र का अलग बजट होता है। ये शुरुआत दोस्तों 1919 के ही द्वारा की गई थी। यार रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। और दोस्तों यार रखेंगे कि पहली बार केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। जैसे दोस्तों आपको पता होगा अभी भी दोस्तों चीजें चलती हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा आपके अनुसूची 7 में है ना, संघ सूची है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वैसे दोस्तों यहाँ पे किया गया, देखिए केंद्र सूची पहला क्या था, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र का विधानमंडल कानून बनाता था, और राज्य सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाता था। और प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत हुई। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, और इसके जनक कौन माने जाते हैं, द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन है, लियोनेल कॉर्टिस। दोस्तों यार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन कौन कौन से दोस्तों यार केगा कि हस्तांतरित विषय पर भारतीय मंत्रिमंडल थी। जैसे दोस्तों आपके स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन पर दोस्तों हस्तांतरित विषय थे, इन पर भारतीय मंत्रिपरिषद काम करेगी। और आरक्षित विषय क्या थे, इन पर प्रांत के गवर्नर का अधिकार था। जैसे राजस्व संबंधी हो गया, न्याय सुनाना हो गया, वित्त संबंधी हो गया, पुलिस संबंधी, ठीक है। यानी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। याद रखेंगे कि भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का पद भी यही से सृजन किया गया। आपके यूपीएसआई पूछा गया, ठीक है। जो आप देखते हैं आज अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, दोस्तों वो सब चीजें यहीं से आपके ली गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको याद करने लायक हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहली बार दोस्तों पहली चीज़ इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया और द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है। और पहली बार दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव हुए और महिलाएं भी वोट डाल सकती थी, ये भी याद रखेगा। और 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। और राज्य से देखो केंद्र से राज्य का बजट अलग कर दिया गया, लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर दी गई, और दोस्तों यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा भी देखा गया, और द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको भैया बिल्कुल याद रखना, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1935 आपको पता है कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा अगर योगदान है किसी का तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। तो इससे तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसको भूलना नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है कि इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या वायसराय कह सकते हैं दोस्तों, वायसराय थे ना, याद रखिएगा। आप क्या रखना कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से इसी दस्तावेज के अनुसार होता था दोस्तों। यानी कि अगर जब संविधान नहीं था भारत का तो भारत कैसे चलता था दोस्तों, तो इसी दस्तावेज से चलता था, भारत शासन अधिनियम से। और सर्वाधिक दोस्तों इसी अधिनियम का प्रभाव सर्वाधिक भारतीय संविधान पर पड़ा दोस्तों। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे ज्यादा दोस्तों प्रभाव किसका भारत पे पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम का, ठीक है। आपको बता दें कि यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। 10 अनुसूचियां 321 धाराएं थी, ठीक है, किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में इसको विभाजित कर दिया गया दोस्तों। यानी बहुत लंबा था इसलिए इसको 2 अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया। पहला दोस्तों क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935, और दोस्तों दूसरा था वर्मा सरकार अधिनियम, यानी कि यहाँ से वर्मा दोस्तों आपका म्यांमार अलग हो जाता, ठीक है। तो वर्मा सरकार अधिनियम दोस्तों ये आपके पेट 2023 में पूछा गया कि किन 2 भागों में बांटा गया। बड़ा होने के कारण दोस्तों 1935 अधिनियम को 2 भागों में बांटा गया था, भारत सरकार अधिनियम और वर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ये पेट में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों नेहरू जी ने इसे क्या बोला, तो नेहरू जी ने इस अधिनियम को बोला, 1935 के अधिनियम को क्या बोला, यह अनेक ब्रेकों रहित क्या है, यह अनेक ब्रेकों वाली रहित
सॉरी इंजन रहित गाड़ी है, यानी कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी कि इसको बार बार रोक रहा है और चलने वाली इंजन इसमें है ही नहीं। ठीक है, बीपीएससी पूछा गया 2020 में कि किसे दोस्तों नेहरू जी ने यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बोला है, तो 1935 के अधिनियम को। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, याद रखेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और इस अधिनियम के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। कहां पर? वो 6 प्रांत कौन कौन से, याद रखेगा 1935 के तहत ही 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। कौन कौन से 6 प्रांत थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, असम और दोस्तों संयुक्त प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा इस अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। अभी दोस्तों हमने द्वैध शासन प्रांतों में पढ़ा था। ठीक है, 1919 में। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इसमें दोस्तों जो द्वैध शासन केंद्र में था ना, समझिएगा प्रांत में था, उसको रद्द करके अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई है। आरओ पूछा गया। ठीक है, और इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। जो भारत परिषद बना था इंग्लैंड में, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का एक संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। यहाँ पे यूपीएससी में पूछा गया, यानी कि भारत का जो संघीय न्यायालय था दोस्तों, उसे 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, यह संघीय न्यायालय वीपी काउंसिल के अधीन था। याद रखेंगे ये जो संघीय न्यायालय था ये पीवी काउंसिल है ना के अधीन था। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर। ठीक है, याद रखेंगे ये सीधे से पूछा गया। 1937 में दिल्ली में एक जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, हमने बताया 1 अक्टूबर 1937 को, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर, है ना। चलिए, और दोस्तों याद रखेंगे कि देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना की, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना इसी समय हो गई 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी देखिए 2 हमने देखा था ऊपर, अब समवर्ती सूची के माध्यम से भी शक्तियों को बंटवारा किया गया, यानी कि संघ में केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर। ठीक है, चलिए आगे है। इसमें विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। अगला है अवशिष्ट विषयों पर। देखिए, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? वायसराय, यानी कि गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ये आईएएस में पूछा गया 2018 में। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां आपको पता है अभी भी है, तो अवशिष्ट विषय रखे गए जिन पर दोस्तों विधि कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों इसी अधिनियम के तहत 1937 दोस्तों म्यांमार यानी वर्मा भारत से अलग हो गया। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पीछे से पूछा गया कि वर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और दोस्तों बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया इसी समय, इसी अधिनियम के द्वारा 1935 के। ये आपका पेट 2022 में पूछा गया। आपको याद रखना कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ठीक है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, यह ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण था। दोस्तों ये आपके पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अगला है कि विधायिका में विशेष, समझेगा, विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ठीक है, और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया। ये आपके एसएससी सीजीएल 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही 1940 आएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपको बता दें ये किसके समय आया था। तो इस समय दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, यानी कि अगस्त में हुआ था ये प्रस्ताव आया था 1940 के, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते थे। देखिए इस प्रस्ताव के कुछ निम्नलिखित प्रावधान थे क्या, कि भारत के लिए, देखिए ये आपके यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में 8 अगस्त। ठीक है, देखिए इस प्रस्ताव में कुछ चीजें मांगी गई थी कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए,
है ना, और भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की भी स्थापना की जाए, जो युद्ध से सलाहकार सलाह लेते हैं कि युद्ध करना नहीं करना, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाए। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। और याद रखेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि नोट करके लिख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित की गई। देखिए ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो किसके द्वारा, वीरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ, लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों इसका दोस्तों क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। किसका, जिम्मरमैन योजना जो बर्लिन समिति हुई थी, ठीक, इस समिति, ये दोस्तों हमने अलग से पॉइंट रख दिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे अगस्त प्रस्ताव बस पूछेगा कब आया था, तो दोस्तों आपका 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। और कौन इस समय वायसराय था दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्या है, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन कहे थे। किसके लिए, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। इस मिशन में निम्नलिखित बातें कही गई थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यानी ये कहा गया कि अगर दोस्तों युद्ध, इस समय देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, उसमें कहा गया था भारतीय लोग हमारा साथ देंगे, तो दोस्तों भारत के जो तुरंत दोस्तों, ठीक, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके तुरंत बाद भारत का संविधान बनेगा, इसके लिए एक संविधान सभा की भी स्थापना की जाएगी, और पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों इसे क्या बोला, क्रिप्स मिशन को क्या बोला था कि भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और इसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों द्वारा दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस, चाहे आपका मुस्लिम लीग हो या फिर दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस रही हो, उन्होंने क्रिप्स मिशन के सुझाव को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। बोला हमें ये चीज़ें, आप पे भरोसा नहीं है कि आप युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में भी हमसे लड़वाया, अब द्वितीय विश्व युद्ध कह रहे हैं कि इसके बाद हम आपका संविधान सभा गठन कर देंगे, तो ये भी मुझे स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 22 मार्च 1942 को, याद रखेंगे, देखिए डेट, ठीक है। चलिए उसके बाद वेवेल योजना, वेवेल योजना दोस्तों कब, 1945 में, ठीक है, याद रखेंगे, वेवेल योजना 1945। वेवेल किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि दोस्तों इस समय जो तत्कालिक वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे ना। याद रखेंगे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, देखिए जब विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 1945 में, याद रखेंगे, तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने, देखिए जापान के विरुद्ध इंग्लैंड जो था, जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस योजना की घोषणा कर दी। इसमें क्या कहा गया इनके द्वारा, देखिए वेवेल योजना में क्या क्या कहा गया कि दोस्तों ये कहने का मतलब ये था कि भारतीयों को शांत करने के लिए, ठीक है, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये योजना लाएगा। क्या था उद्देश्य, योजना का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए किसी प्रकार की एक प्रकार दोस्तों अंतरिम व्यवस्था की जाए, ठीक है, यानी कि भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था की जाए, ठीक है। और दोस्तों दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख, कौन, वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी के सभी सदस्य क्या हो जाए, भारतीय हो जाएं, ठीक है, नहीं भारतीयों को खुश करने के लिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों परिषदों में हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। दोस्तों ये फिर वही बात कर दी ना कि जितने हिंदू सदस्य होंगे उतने मुस्लिम होंगे, दोनों बराबर तरीके से प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगला क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। दोस्तों यानी कि इन्होंने कहा था जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए थे, कहा गया था कि इनको हम छोड़ देंगे और शिमला में सबको दोस्तों एक साथ बुलाया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, ठीक है। योजना असफल होती क्यों, कांग्रेस ने अखंड भारत का आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग ने दोस्तों पाकिस्तान की मांग कर ली। कांग्रेस ने कहा भैया भारत पूरा एक ही रहेगा, भारत पाकिस्तान पूरा एक ही रहेगा, मगर मुस्लिम लीग ने दोस्तों अपने कहा इनके अंदर एक अलग सा ही दोस्तों कीड़ा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, तो भैया पाकिस्तान ले लें और
ठीक है। तो इसलिए ये योजना क्या रही, असफल रही। चलिए अब जो शिमला सम्मेलन होता है, देखिए शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की गई थी, अब शिमला सम्मेलन होगा। देखिए किसके द्वारा कही गई थी, इसी द्वारा ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और एक शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। तो वही दोस्तों शिमला सम्मेलन दोस्तों कब बुलाया गया, तो 25 जून 1945 को। इसमें होता क्या है कि यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, यानी सभी दल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था, अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता है ये पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना, यही अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिनके दोस्तों जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं, एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस, ना कि शिक्षक दिवस। देखिए शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो स्वयं करेगा। यानी जो भी, देखिए एक सभी समझिएगा क्या था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसमें दोस्तों कहा गया कि बराबर बराबर मुस्लिम सदस्य होंगे, ठीक है। और उस मुस्लिम सदस्य को कौन चुनेगा, वो मुस्लिम लीग चुनेगी, ना कि और कोई। मतलब कितने मुस्लिम इस कार्यकारिणी परिषद में होंगे वो मुस्लिम लीग तय करेगी ना। तो समझ लीजिएगा इसमें क्या कहा गया कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा एक शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कौन करेगी, मुस्लिम लीग। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मानने से मतलब मुकर गए, क्योंकि कांग्रेस में भी दोस्तों मुस्लिम थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको नहीं माना, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 24 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अंशतः क्या हो गया, असफल रहा। इसका कोई मतलब नहीं निकला। अब कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन आ गया 1946 में। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन, आपको पता इसी के द्वारा दोस्तों क्या होता है, आपके संविधान का निर्माण किया जाता है ना, संविधान सभा बनाई जाती है, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, देखिए कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए कैबिनेट आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और संविधान का दोस्तों निर्माण किसके द्वारा किया गया, तब दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कब आया दोस्तों कैबिनेट मिशन, कब आया, तो नवंबर 1946 में। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में दोस्तों चुनाव हुए, जिसमें दोस्तों लेबर पार्टी जीत गई, ठीक है। और लेबर पार्टी के नेता जो थे सर क्लीमेंट एटली द्वारा, सर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और इन्हीं के द्वारा कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय दोस्तों समिति बनाई गई, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कौन कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर दोस्तों जो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, यानी पैथिक लॉरेंस को दोस्तों इन्हें क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया कैबिनेट मिशन का। और याद रखेंगे पहली बार यह प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत में, दिल्ली का पहुंचा दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ये सब कैबिनेट मिशन द्वारा ही किया गया, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव आपको बता दें कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया, यानी कि इसे बनाया गया, ठीक है। संविधान सभा बनाई गई। अब देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या थी, यूपीएसआई एसएससी जीडी में पूछा गया। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 होनी थी, ठीक है। कितनी, 389। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि देखिए उस समय भारत क्या था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, हर जगह के अलग अलग राजा थे, ठीक है। कुछ दोस्तों डायरेक्ट कांग्रेस डायरेक्ट दोस्तों कुछ अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है। तो समझिएगा इसको 3 भागों में बांटा गया था। 389 सीटें थी, इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहले 93 सीटें देसी रियासतों थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि कितनी सीटें थी देसी रियासतों, 93। 292 सीटें किसकी थी, ब्रिटिश प्रांत से थी। और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी। और चुनाव दोस्तों केवल और केवल 296 सीटों पर हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए क्यों हुआ था, देखिए आपको बता दें कि टोटल 389 सीटें थी और चुनाव केवल कितने हुआ था, 296। अब क्यों 296 होता है ये आपके दिमाग में आएगा, भैया एक चीज़ बता दें, क्योंकि दोस्तों
296 कौन कौन से 296? तो दोस्तों ये वाले 296, यानी जो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नर थी, इन्हीं पर चुनाव हुआ था। 93 सीटें जो देसी रियासतों की थी उन पर चुनाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आपसे कहा जाए भैया राजस कहा जाए, राजा रंगबाज होता है, उससे कहा जाए कि आपके यहाँ चुनाव होगा तो राजा तुरंत भड़क जाएगा, अरे हम नहीं भाग ले रहे इसमें, हम अलग रहेंगे, ठीक है। इसलिए राजस कहा गया कि राजा साहब ऐसा करिए ना, आप भी आ जाइए संविधान सभा में, क्या करेंगे बाहर, है ना, आइए संविधान सभा में आपकी इज्जत पानी होगी, या फिर अपना कोई सदस्य भेज दीजिए। तो दोस्तों इन पे चुनाव नहीं हुआ था। 93 सीटों पर देसी रियासतों की सीटों पर चुनाव नहीं होता है और 292 प्लस 4 सीटों पर चुनाव कराया जाता है, यानी कि टोटल 296 सीटों पर ही चुनाव होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, समझ गए। तो दोस्तों पहला क्या था कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिनमें से 93 सीटें देसी रियासतों थी जिन पर चुनाव नहीं हुआ था। इनसे बोला गया एक अपना आदमी भेज दीजिए, खुद आ जाइए राजा साहब, खुद आ जाइए ना, बैठे चल के हमारे संसद भवन में, ठीक है। चलिए 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी, यानी कि टोटल 296 सीटों पर ही चुनाव था, 292 प्लस 4 पर। और दूसरा क्या था दोस्तों कि प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, यानी जनसंख्या के अनुसार ही सीटें बांटी गई, ठीक है। तीसरा क्या था कि प्रत्येक प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? चुनाव जो 296 सीटें थी उनके प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाएगा। चौथा दोस्तों, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। जो राजा थे दोस्तों, रियासत के प्रमुख थे, उनके द्वारा भेज दिया गया। लगभग दोस्तों 10 लाख की आबादी दोस्तों एक सीट निर्धारित की गई थी, यानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक सीट के? जो 296 सीटें थी दोस्तों, है ना, इन पे 10 लाख की जनसंख्या लगभग एक सीट रखा गया था, ठीक है। अब याद रखना कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? तो जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हो जाते हैं ना, जुलाई से अगस्त के बीच 1946 में चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो जाते हैं। आपको बता दें चुनाव केवल 296 सीटों पर होते हैं, क्योंकि दोस्तों देसी रियासतों का चुनाव नहीं किया गया था, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा 1945 में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और कुल सीटें कितनी थी? 296। इनमें दोस्तों कौन कितनी सीटें जीतता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती, और जो निर्दलीय सदस्य थे, निर्दलीय पार्टियां थी, उनके द्वारा 15 सीटें जीती गई, ठीक है। सीटों की जानकारी में बताऊं आपको तो दोस्तों, तो साथियों को पता है कि अनुसूचित जाति ने कितनी सीटें जीती? 26। अनुसूचित जनजाति की टोटल 33 सीटें थी। और महिलाओं की दोस्तों संख्या कितनी थी इसमें? तो 15 महिलाएं इसमें बैठी थी, ठीक है। तो कौन कौन सी महिला थी? सरोजिनी नायडू हो गया, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, देखिए दक्षायनी बेला युदन हो गई, अम्मू स्वामीनाथन हो गई, मालती चौधरी, और रेणुका राय, लीला रॉय और एनी मस्क्रिनी हो गई। ये दोस्तों क्या थी? ये 15 महिलाएं दोस्तों संविधान सभा में बैठी थी, ठीक है, याद रखेंगे इनको। और दोस्तों ये चीज़ें आपके यूपी पीसीआर से पूछा गया कितनी महिलाएं थी? महिलाओं संख्या कितनी? 15। हमने 15 के 15 नामों भी आपको गिना दिए हैं, ठीक, 15 नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी महिलाएँ थी, ठीक है। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएँ थी? तो 15। तो चलिए देखिए, आपने देखा कि संविधान सभा का गठन हो गया। अब दोस्तों अंतरिम सरकार की बारी थी, है ना, अंतरिम सरकार का गठन करना था, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतिम सरकार गठन कैसे होता, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने दोस्तों भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नेहरू द्वारा। देखिए ये आपके यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में जो पेपर होता उसमें पूछा गया था, ठीक है। याद रखेंगे कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी, ठीक है। और अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य भी थी, मगर देखिए मुस्लिम लीग तो भाग लिया नहीं था, मगर उसको 3 अन्य पार्टी के सदस्य थे, मुस्लिम थे, ठीक, उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग तो इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। कितने लोग थे? देखिए नेहरू जी और अन्य 11 सदस्य। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर दोस्तों पाकिस्तान के लिए लड़ना, ठीक है। यानी देखिए पहले मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मगर 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग ले लिया। किस लिए? कि हम यहाँ पे दोस्तों जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे, इसमें नेतृत्व में रहेंगे और वहाँ पाकिस्तान की मांग को उठाएंगे। इसके अध्यक्ष कौन था दोस्तों अंतरिम सरकार का?
तो लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों ये अध्यक्ष थे, जो कि वायसराय थे। उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो किसको कौन सा मंत्रालय मिला था, ये चीज़ याद रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधी किसके पास अधिकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, यानी जो आप सकते फॉरेन चीज़ें हैं, जैसे अभी दोस्तों विदेशी मंत्रालय किसके पास है? जयशंकर के पास। वैसे दोस्तों इनको दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। और गृह मंत्रालय, जैसे अभी आपको पता है अमित शाह हैं, तो गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण संबंधी मामले किसको दिए गए हैं? तो दोस्तों विभाग किसको दिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खाद्य और कृषि मंत्रालय किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। उद्योग और नागरिक आपूर्ति किसके पास था? जॉन माथाई के पास। देखिए श्रम मंत्रालय किसके पास था? जगजीवन राम, ठीक है। जीवन भर दोस्तों श्रम करते रहे, ठीक है। चलिए रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो कोई दोस्तों सरदार होगा वही रक्षा करेगा, तो सरदार बलदेव सिंह के पास ना, जिसका बल होगा वही रक्षा करेगा। और सो कार्य और खनन और ऊर्जा संबंधी मामले किसके पास थे? एच.सी. भाभा जी के पास, ठीक है। चलिए वहीं लियाकत अली खां को दोस्तों वित्त मंत्रालय दिया गया, और अब्दुल रब नस्तार को डाक और संचार मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला मंत्रालय, ठीक। आई चुंदरीगर को दोस्तों वाणिज्य, है ना, पैसे वाला, और गजन फर अली खां को स्वास्थ्य, ठीक है। और योगेंद्र मंडल को विधि, और अरोड़ा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947। देखिए माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। इसे हम बाल्कन प्लान भी कहते हैं। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा ये प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें भारत को बांटा जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा था। देखिए ये भारत से विभाजन संबंधी था, इसके द्वारा भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? देखिए संविधान सभा को 2 भागों में बांट देगा। देखिए संविधान सभा जो थी वो 2 भागों में बांट गई, एक पाकिस्तान की, एक भारत की, ठीक है। जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी, और दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देगा। तो दोनों राज्य क्या होंगे? दोनों अलग अलग देश होंगे, ठीक है। ये आपका माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। अब दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। आप क्या रखना, यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, तथा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को, और स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। याद रखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये आपके यूपी पुलिस अभी री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता प्राप्ति कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। किससे मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए, ठीक है। चलिए माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 दोस्तों इसका स्वीकार हो गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित बातें क्या कही गई? तो क्या प्रावधान थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। मतलब 15 अगस्त से दोनों अलग अलग देश बन जाएंगे, ठीक है। इसके द्वारा गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा। ये आपको यूपीएससी 2017 में पूछा गया। दोनों राज्यों की संविधान निर्माती सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा, यानी कि पाकिस्तान की जो सभा होगी संविधान सभा अपने लिए बनाएगी संविधान, और भारत की संविधान सभा अलग हो जाएगी, वो अपने लिए बनाएगी, ठीक है। और दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दोस्तों सीमा आयोग बनाया गया, जो कि पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग द्वारा गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष दोस्तों रेडक्लिफ थे। इसी दोस्तों रेडक्लिफ रेखा जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए पूर्वी पाकिस्तान इधर था, पश्चिमी पाकिस्तान इधर था, दोनों भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेडक्लिफ रेखा थी, और भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भी रेडक्लिफ रेखा थी, ठीक है। इसके तहत बांधा गया। और तो प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी गठित हुआ 1947 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत का ये है, और उसके पहले दोस्तों हमने आपको अंतरिम सरकार का भी मंत्रिमंडल बता दिया। आप स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल देखते हैं कि किसे कौन सा पद मिला दोस्तों, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अब अगर आपसे अंतरिम सरकार का पूछेगा तो वो बताना है। अब स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, विदेशी मामले, ठीक है, वैज्ञानिक शोध और राष्ट्रमंडल संबंधी चीज़ें मिल जाती हैं। सरदार पटेल पहले भी गृह मंत्री थे, अब सूचना और राज्य मामलों के भी मंत्री बना दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम दोस्तों इनको शिक्षा मंत्री दिया गया। देखिए ये शिक्षा मंत्री बने पहले, इसीलिए इनके दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। एसएससी जेईई में पूछा गया। जॉन मथाई दोस्तों रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया।
आर के षणमुखम चेट्टी दोस्तों वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय दिया गया, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों, इन्हें विधि का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसे विधि मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम दोस्तों श्रम मंत्रालय, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय पहले भी थे, ये पहले भी थी, है ना। और राजकुमारी अमृता को और स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है ना इनको, और एच.सी. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, सौंपा गया। वहीं रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। देखिए वी.एन. गॉडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और उससे याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। ठीक, हालांकि दोस्तों इस निर्णय के बावजूद भी वह भारत कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। ये यूपीएसआई 2027 में पूछा गया, यानी कॉमनवेल्थ का क्या है, सदस्य अभी भी भारत है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपका लगभग दोस्तों जो भारत का संवैधानिक विकास था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आप दोस्तों हमें ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो साथियों आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी की पेड की दोस्तों सारी क्लासेस दी हुई है, इसको एक क्रम में लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके कर लीजिएगा दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी भी हम क्लासेस लेकर के आने शुरू कर देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए संविधान क्लासेस हमने पढ़ाई है यूपीएसआई लेवल तक की, तो जा करके इसको देखिएगा। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जैसे प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों ऐसा लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप जाइएगा ई बुक्स वाले कॉलम पे। ठीक है, और ई बुक्स वाले कॉलम पे देखें दोस्तों, ये देखिए हमारी पेड की बैच की दोस्तों पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ बैच है दोस्तों, 111 रुपये मिल जाएगी। जाइए बहुत ही जल्द दोस्तों इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों, जा करके दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, जनहित याचिका यूपीएसआई के लिए दोस्तों 25 रुपये में आपको मिल जाएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2017 और 21 के। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे पॉलिटी की भी ई बुक्स मिल जाएगी हमारे इसी ऐप पर, यूपीएसआई लेवल की। ठीक है, बहुत सारी देखिए जो भी ई बुक्स है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हैं। स्टैटिक जीके की ई बुक ले लीजिए 99 रुपीज़ की, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी के ई बुक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। ठीक है, 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।